लोग बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। बेसिकली जब भी आप लोग मशीन लर्निंग का डेटा रीड करोगे तो वो काफ़ी लेंथी होता है, काफ़ी बड़ा डेटा होता है। ठीक है, इस डेटा को अ, अ, बिना प्लॉटिंग के विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उसमें मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, मिन वैल्यू क्या हो सकती है। सपोज 1 मिलियन रोज है किसी डेटा सेट में, तो उसमें से मिनिमम फाइंड आउट करना, मैक्सिमम फाइंड आउट करना आप मैनुअली ये चीज़ नहीं कर सकते, या फिर फॉर लूप लगा के देख सकते हो आप लोग। ठीक है, या एक्सप्लिसिटली कोड करके देख सकते हो। बट एक क्विक समरी आपको चाहिए हो डेटा की, कि उस डेटा में मैक्स क्या होगा, मिन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, मोड क्या होगा, है ना। या फिर उसके क्वार्टाइल की बात करें, 25% डेटा कहाँ लाई कर रहा है, 75% डेटा कहाँ लाई कर रहा है। इस तरीके के इंफॉर्मेशन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ प्लॉट से मिल सकती है। तो आज हम लोग पेंडास की कुछ प्लॉटिंग्स देखेंगे। ठीक है, वैसे तो पेंडास में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है प्लॉटिंग के। हम लोग प्लॉटिंग को लार्ज स्केल में देखेंगे मैटप्लॉटलिब के साथ। यहाँ पर पेंडास में जितने भी प्लॉटिंग है बस उतना देख के, कम कम अवेलेबल है, कम प्लॉट अवेलेबल है, मतलब कम ऑप्शन अवेलेबल है। मैटप्लॉटलिब में ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से एक सीबॉन करके एक लाइब्रेरी है जिसमें डेटा को विजुलाइज करने का बहुत अच्छे तरीके दिए गए। बट फिलहाल हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, मैटप्लॉटलिब पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी पढ़ेंगे, मैटप्लॉटलिब। आज पेंडास के प्लॉट देखेंगे और फिर मैटप्लॉटलिब के प्लॉट देखेंगे, उनको कैसे हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, उनमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल प्लॉट को एक साथ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से प्लॉट कर सकते हैं, जैसे बहुत तरीके के प्लॉट्स होते हैं, बार चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट। तो इन सब प्लॉटों को कैसे प्लॉट करेंगे, ये सब सारी चीज़ें आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंडाज और नंपाई को इंपोर्ट कर लेते हैं। पेंडाज नंपाई की मदद से हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे और प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले इंपोर्ट किया नंपाई और पेंडास को, फिर एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। डेटा फ्रेम क्रिएट करके ज़रा देखते हैं किस तरीके से हमारा डेटा फ्रेम दिख रहा है। क्रिएशन, आई होप अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कैसे क्रिएट किया जा रहा है डेटा फ्रेम। ठीक है, तो क्रिएशन पे नहीं जाते, डायरेक्ट डेटा फ्रेम को हम लोग विजुलाइज करते हैं किस तरीके का डेटा फ्रेम है हमारा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे कॉलम्स में कुछ वैल्यूज आई हैं जो कि रैंडम है। 4 कॉलम है, ये इंडेक्स की बात अभी भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम वैल्यूज कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज हैं, इनमें हमारी वैल्यूज क्या है, रैंडम है, मतलब डेटा फ्रेम में वैल्यूज क्या है, रैंडम है। इनको हमें प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट df डॉट प्लॉट। क्या करेंगे, df डॉट प्लॉट। एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्लॉट हुआ है इसको बोलते हैं लाइन चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आ, देख सकते हैं कॉलम ए प्रिंट हुआ है, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। तो जो ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, कॉलम ए को। कॉलम ए का डेटा देखते हैं हम लोग। कॉलम ए के डेटा में सबसे पहले वैल्यू क्या थी हमारी, 1.64। देखो, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ये समझते हैं पहले। एक्स एक्सिस क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज, क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, और वाई एक्सिस क्या है, हर एक रो में वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट रो में वैल्यू है हमारी 1.64, तो 1.64 से स्टार्ट हुआ है। सेकंड वैल्यू है -0.97। तो नेक्स्ट कहाँ पर है, -0.97। फिर नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, इस तरीके से हमारी हर एक पॉइंट को प्लॉट किया गया है। इसी तरीके से डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 2, डेटा फ्रेम 3, इस तरीके से मल्टीपल डेटा, सॉरी, डेटा फ्रेम नहीं, डेटा फ्रेम का कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरीके से हर एक कॉलम प्लॉट हुआ। अब सपोज इसको अलग अलग प्लॉट करना है तो कॉलम सेलेक्ट करके हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। सपोज हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लॉट करना है तो यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे।
कॉलम ए डॉट प्लॉट। ठीक है, इस तरीके सिंगल चार्ट प्लॉट हो गया। ठीक, अब प्लॉट की बात करते हैं, कौन कौन से प्लॉट हम प्लॉट कर सकते हैं पैंडास में। तो हम लोग प्लॉट कर सकते हैं बार चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं, बॉक्स प्लॉट प्लॉट कर सकते हैं, एरिया चार्ट और स्कैटर्ड चार्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे देखते हैं, बार चार्ट कैसे प्लॉट करेंगे, हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करेंगे, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बार चार्ट की बात करते हैं। तो बार चार्ट हमारा जो हमारे पिलर टाइप के जो प्लॉट्स होते हैं वही क्या होते हैं, बार चार्ट होते हैं। बेसिकली वो किसी पर्टिकुलर इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम पहले इसको प्लॉट करते हैं फिर समझाते हैं, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करके प्लॉट करते हैं फिर समझाते हैं। हमारा देखो जो वैल्यूज थी वो ये थी, इनकी प्लॉटिंग देखो कैसे हुई है। सबसे पहले हमने प्लॉट किया 0.181878, जो प्लॉटिंग हुई है चार चार, मतलब एक एक सिंगल सिंगल रो की प्लॉटिंग हुई है। पहले ये रो पूरी प्लॉट हुई है, तो ये ब्लू वाला जो सिंबल आ ब्लू वाला कलर आ रहा है वो क्या है हमारा, ए कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑरेंज वाला हमारा बी, और ग्रीन वाला सी और डी। ठीक है, तो पहले रो 1 प्रिंट हुई है, फिर रो 2 प्रिंट हुई है, रो 3, फिर रो 4, रो 5, रो 6, रो 7, रो 8। इस तरीके से हमारे पिलर चार्ट या बार चार्ट प्लॉट हुई है। ठीक है, यहाँ पर लाइन नहीं प्लॉट कर रहे हैं, हम बार प्लॉट कर रहे हैं ताकि हर एक उसमें कंपैरिजन हम लोग कर सके, हर एक कॉलम के बीच में रो वाइज कंपैरिजन कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बार चार्ट। प्लॉट कैसे किया है, df डॉट प्लॉट के अंदर डॉट बार। ठीक है, डॉट बार। अभी इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे साइज चेंज करना, एक्स एक्सिस की लिमिट, वाई एक्सिस की लिमिट, बहुत सारी चीजें होती हैं। पैरामीटर को अभी हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि पैरामीटर हम लोग को मैटप्लॉटलिब में पढ़ने ही हैं, डिटेल में पढ़ने हैं, तो इसको अभी हम स्किप करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से प्लॉटिंग हम पेंडास में कर सकते हैं, सिर्फ उतना देख रहे हैं। ठीक है, और इनके जो पैरामीटर है वो सारी चीजें हम लोग मैटप्लॉटलिब में देखेंगे। बेसिकली ये जो प्लॉटिंग हो रही है, जो पेंडास प्लॉटिंग कर रहा है वो मैटप्लॉटलिब के थ्रू ही प्लॉटिंग कर रहा है, ये अपने से उन्होंने नहीं किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बेसिक प्लॉटिंग प्लॉट दिस फंक्शनैलिटी ऑन सीरीज डेटा फ्रेम, नहीं लिखा हुआ है। अ, हम बता दें, लिखा नहीं है, नोट्स हम लिखना चाह रहे थे शायद भूल गए। बेसिकली ये जो प्लॉटिंग है ये मैटप्लॉटलिब के थ्रू प्लॉट हो रहा है। बस पैंडास ने क्या किया है, अपने कोड में मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और जब भी हम यहाँ से प्लॉटिंग कर रहे हैं इंटरनली मैटप्लॉटलिब कॉल हो रही है। ठीक है, तो जो पैरामीटर मैटप्लॉटलिब में होंगे वही एग्जैक्टली सेम पैरामीटर यहाँ पर होंगे पैंडास में। तो पैरामीटर को हम लोग मैटप्लॉटलिब के साथ पढ़ेंगे, कौन कौन से पैरामीटर है, जैसे एक्स लेवल क्या होगा, वाई लेवल क्या होगा, एक्स की लिमिट क्या होगी। जैसे यहाँ पर 0 to 9 लिमिट आ रही है एक्स की, अगर कुछ बढ़ानी है घटानी है तो कैसे करेंगे। ठीक है, एक्स रेंज, वाई रेंज क्या होगा, इस तरीके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग मैटप्लॉटलिब में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिंपल वे में बस बस प्लॉट हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, बार चार्ट। ठीक है, अगर बार चार्ट को स्टैक के फॉर्म में आपको करना है प्लॉट, जैसे पहले हमारा ए प्लॉट हो, उसके ऊपर बी प्लॉट हो, उसके ऊपर सी प्लॉट हो, उसके ऊपर डी प्लॉट हो, तो यहाँ पर बार चार्ट के अंदर हम लोग स्टैक्ड को ट्रू इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब पैरामीटर में ट्रू पास करेंगे स्टैक्ड को, तो हमारा जो प्लॉटिंग होगी वो एक के ऊपर एक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, पहले ए प्लॉट हुआ, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अच्छा, आपके स्पाइडर में हो सकता है यहाँ पर प्लॉटिंग ना हो, तो इनलाइन प्लॉटिंग को ट्रू करना पड़ेगा। अभी उसको बताते हैं कैसे ट्रू करेंगे। हो सकता है यहाँ पर प्लॉटिंग ना आ रही हो, ना दिख रही हो, तो इनलाइन प्लॉटिंग को ट्रू करना पड़ता है, उसको हम अभी बताएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बार एच, हॉरिजॉन्टल बार चार्टिंग। जैसे यहाँ पर वर्टिकली हो रही है, हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल में आप बार बार की जगह बार एच यहाँ पर लिखोगे, df डॉट प्लॉट बार एच। और स्टैक्ड ही करना चाहते हो, स्टैक्ड हटा देंगे तो स्टैक्ड नहीं होगा, और स्टैक्ड ही करना चाहते हो हॉरिजॉन्टली तो
बार एच प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहले था वर्टिकली, अब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है, बिन क्रिएट करता है, बिन क्रिएट करता है। जैसे सपोज हमारे पास एक एरे है, 1 2 1 2 3 4 1 2, इस तरीके से हमारा कुछ एरे है, ठीक है। एरे या कुछ भी कह सकते हैं, कुछ वैल्यूज है हमारे पास। इनको हमें क्या करना है, दो बकेट में डालना है, ठीक है, दो बकेट में डालना है। इन सभी सारे एलिमेंट को दो बकेट में डालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो बकेट बनाएंगे। सपोज एक बकेट ए है, एक बकेट बी है। हम ए बकेट की रेंज डिफाइन कर देंगे, बी बकेट की रेंज डिफाइन कर देंगे कि ए के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो सपोज 3 या 3 से लेस है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर ये वाला सेकंड वाला 1 भी आ जाएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर 2 लिखा हुआ है तो 2 भी आ जाएगा। 4 नहीं आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 नहीं आएगा, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, और 2, और 2, फिर 1, ठीक है। और बी में देखते हैं कितने एलिमेंट जाएंगे। बी में जाएगा 4 जाएगा, अगेन 4 जाएगा, सॉरी 4, फिर 5, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 5 है, और 6 है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम जब प्लॉट करेंगे, हिस्टोग्राम बताता है कि इस ए बकेट के अंदर कितने एलिमेंट है, ये नहीं बताएगा कौन कौन से एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है। उसी तरीके से बी बकेट के अंदर कितने एलिमेंट है। बेसिकली हम लोग क्या बिन क्रिएट करते हैं, डस्टबिन जो होता है, बिन बिन समझ रहे होगे। तो बिन क्रिएट करेंगे, उन बिन में एलिमेंट को स्टोर करेंगे, और बिन का जो रेंज होगा वो ऑटोमेटिकली डिफाइन करेंगे। हम बस उसको बताएंगे इतने बिन हमें हमें चाहिए। उन बिन के हिसाब से वो रेंज डिफाइन करेगा और एक एक एलिमेंट को स्टोर करेगा हर एक बिन में। और फिर एक प्लॉट डिस्प्ले करेगा जिसमें बताएगा कि इस बिन में इतने एलिमेंट, इस बिन में इतने एलिमेंट, इस बिन में इतने एलिमेंट, ठीक है। तो एक बार प्लॉट करते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। प्लॉट करते हैं फिर समझते हैं। तो पहले एक डेटा फ्रेम हम क्रिएट कर ले रहे हैं, और अब हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे। हम एक काम करते हैं, इसके ए कॉलम का पहले हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा। df.plot.hist, हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो हिस्ट, और बिन टोटल हम बता रहे हैं इसको 20 बिन्स होंगे, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो रेंज हमारी हुई है कहाँ से कहाँ तक, टोटल 20 बिन क्रिएट हुए हैं। एक बिन ये है, एक बिन ये है, एक बिन ये है, एक बिन ये है, फिर ये है। इस तरीके से मल्टीपल बिन हमारे क्रिएट हुए हैं, ठीक है। और हर एक बिन में कितनी कितनी वैल्यूज गई हैं वो बता रहा है। इस बिन में शायद 1 गया है, 2 गया है, 3, जो ये है वैल्यूज बता रहा है कि हर एक बिन में कितनी वैल्यू है, ठीक है। समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग हिस्टोग्राम क्रिएट करते हैं। ये टोटल बिन होंगे 20। कितने बिन होंगे, 20 बिन होंगे, ठीक। और अगर हमें मल्टीपल कॉलम को प्लॉट करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट डीएफ को प्लॉट कर सकते हैं, कॉलम सिलेक्शन किए बिना डायरेक्ट डीएफ को प्लॉट कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये प्लॉट हुआ कॉलम 1, सॉरी ए है हमारा कॉलम 1 ब्लू कलर का, और बी है ऑरेंज, सी है हमारा ग्रीन वाला, ठीक है। तो इस तरीके से सारे हमारे प्लॉट हो गए, 20 बिन के साथ प्लॉट हो गए, ठीक। यहाँ कंपैरिजन करने के लिए हम लोग तीनों प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि एक ही प्लॉट में अलग अलग ये हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं, बट उसको आगे देखेंगे कैसे अलग अलग हिस्टोग्राम एक ही प्लॉट में कैसे प्लॉट करते हैं। सब सब प्लॉट इक्वल्स टू ट्रू करना होता है, ये सब सारी चीजें हम लोग मैट प्लॉट लेब में देखेंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा क्या, हिस्टोग्राम हो गया। अब बात करते हैं हम लोग बॉक्स प्लॉट की। क्या बॉक्स प्लॉट की, अच्छा यहाँ पर जैसे एक स्टैक, मतलब एक कॉलम के पीछे दूसरे कॉलम का वो हिस्टोग्राम प्लॉट हुआ है।
तो ये विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन के लिए अगेन हमारे पास कुछ पैरामीटर होते हैं। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी हम लोग सेट करते हैं, ओपेसिटी सेट करते हैं कि इसकी ओपेसिटी क्या होगी, 0.5 या 1 मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो 1 कर देंगे तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, घटाते जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा कि इसके पीछे क्या क्या वैल्यू है, ठीक। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे ओपेसिटी कैसे सेट करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग मैथ प्लॉट में देखेंगे। फिलहाल क्योंकि अभी आज पेंडा हमें ख़त्म करना है, विजुअलाइजेशन के बाद हम लोग की कुछ क्वेरी वगैरह है उनको भी हम देख के फिर कंप्लीट करेंगे उनको, ठीक है। अब बात करते हैं बॉक्स प्लॉट की। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉक्स प्लॉट, ठीक। बॉक्स प्लॉट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। अ, एक बहुत ही बढ़िया स्लाइड दी गई है, स्लाइड शेयर से मैंने डाउनलोड की है, पता नहीं किसकी है, बट काफ़ी बढ़िया तरीके से बताया गया है इन्होंने कि बॉक्स प्लॉट कैसे प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास एक एरे दिया गया है, एक एरे दिया गया है जिसमें कुछ नंबर्स है, रैंडम नंबर्स है, ठीक है। वैसे यह रैंडम नहीं है, हम किसी डेटा को एनालिसिस करने के लिए बॉक्स प्लॉटिंग करते हैं तो रैंडम डेटा नहीं होगा, वो कलेक्ट किया हुआ डेटा होगा, ठीक है। बट ऑर्डर्ड नहीं होगा, जैसे यहाँ पर सॉर्टिंग नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, जो वैल्यू है वो डायरेक्टली दे दी गई है, ठीक। अब अगर इसका हमें बॉक्स प्लॉट प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, क्यों करते हैं ये भी देखेंगे, बॉक्स प्लॉट क्यों करते हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो भी देखेंगे। बट पहले देखते हैं प्लॉटिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये दो चीज़ें देखते हैं। तो बॉक्स प्लॉट के बारे में हम लोग आगे जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डेटा दिया गया होगा, उस डेटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो इस डेटा को हमने सॉर्ट कर दिया, सारे डिक्री सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, इस पूरे डेटा को सॉर्ट कर दिया, ठीक। सॉर्ट करने के बाद हम इसमें 5 चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहली चीज़ होगी मिनिमम वैल्यू, पूरे डेटा में मिनिमम वैल्यू क्या है। दूसरी चीज़ होगी लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल या फिर इसको फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोलते हैं, कुछ लोग फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं, कुछ लोग लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। फिर उसका मीडियन क्या है, पूरे डेटा का मीडियन क्या है। अपर क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल बोलते हैं। मीडियन, ये जो लोअर क्वार्टाइल है इसको फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन को बोलते हैं सेकंड क्वार्टाइल, और जो अपर क्वार्टाइल होता है उसको थर्ड क्वार्टाइल बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्या, मैक्सिमम वैल्यू। ये 5 चीज़ें आइडेंटिफाई करके इनको प्लॉट करा जाता है प्लॉट पे, ठीक है। अब इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, सिंपल है, मिनिमम इस एरे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मीडियन क्या होगा इसका, 11, टोटल इसमें काउंट कर लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है तो ऑड नंबर है तो इसका मीडियन क्या होगा, मिडिल एलिमेंट, ठीक है। ऑड नंबर है तो इसका मीडियन मिडिल एलिमेंट होगा। इवन नंबर होते तो क्या होता, तो बीच के दो एलिमेंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते तो वो क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता, ठीक। तो अभी फिलहाल इस डेटा का मीडियन क्या है, 11 है, ठीक है। अब बात करते हैं लोअर क्वार्टाइल कैसे निकाला जाता है, ठीक। लोअर क्वार्टाइल क्या होगा, जो मीडियन वैल्यू होगी उसके लेफ्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका मीडियन क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। जैसे लेफ्ट में ये एलिमेंट थे, इनका क्वार्टाइल क्या होगा, सॉरी इनका मीडियन क्या होगा, 6.5। कैसे, इसमें टोटल 6 एलिमेंट हैं तो बीच के दो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मीडियन निकालने के काम आएंगे। तो 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या हुआ हमारा, 6.5। तो Q1 मतलब क्वार्टाइल 1 की वैल्यू क्या आई, 6.5। इसी तरीके से अपर हाफ या सेकंड थर्ड क्वार्टाइल, जो मीडियन वैल्यू थी, मीडियन वैल्यू के बाद की जितने भी एरे हैं वो सारे के सारे अब थर्ड क्वार्टाइल निकालने का काम आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 6 एलिमेंट है, अगेन क्योंकि ये इवन है तो इस केस में क्वार्टाइल मीडियन क्या होगा, 13 + 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 13.5। तो हमने पांचों चीजें निकालनी, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीडियन वैल्यू, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने निकाल ली, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हमारा किसके लिए था कि जब हमारा एरे क्या हो, अगर हमारा एरे
एरे की लेंथ जो हो ऑड हो उसके लिए। अगर इवन है तो उस केस में कैसे करेंगे देखते हैं। इवन के केस में इसका मीडियन क्या हो जाएगा, 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 5.5। लोअर क्वार्टाइल क्या होगा, अब की बार लोअर क्वार्टाइल में हम इस 5 को भी इंक्लूड करेंगे और अपर क्वार्टाइल में इस 6 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इनको इंक्लूड करने के बाद जो हमारा मीडियन होगा वो 3 होगा, और यहाँ पर अपर हाफ का मीडियन क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इवन लेंथ के एरे का मीडियन या क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियन Q1 Q2 या लोअर हाफ अपर हाफ हो गया, ठीक है। अब इसकी प्लॉटिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, इसकी प्लॉटिंग करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 1 है, 6.5 है, मतलब लोअर क्वार्टाइल है, मीडियन है, अपर क्वार्टाइल है, और 18 मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। इस पहले हम एक स्केल डिजाइन करेंगे, इस स्केल पे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये क्या लिखा है इसको भूल जाओ, बस ये स्केलिंग के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वो पांचों पॉइंट प्लॉट कर दिए, पांचों पॉइंट प्लॉट कर दिए। अब जो हमारा क्वार्टाइल 1 है और क्वार्टाइल 3 है, इन सॉरी क्वार्टाइल 1 मीडियन और क्वार्टाइल 2, बेसिकली क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 क्वार्टाइल 3, इन तीनों को एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड एक बॉक्स हम डिजाइन करेंगे और एक लाइन जो कि मीडियन से होके जाएगी उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स प्लॉट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे मिनिमम तक, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे किस पे, कहाँ तक, मैक्सिमम तक, ठीक है। तो हमारा बॉक्स प्लॉट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यही हमारा क्या है, बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स प्लॉट करते हैं। अ, अब बात करते हैं कि आखिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉक्स प्लॉट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो अगेन ये इमेज विकिपीडिया से हमने ली है, ठीक है। बेसिकली अगर हमारे पास एक कोई डेटा दिया गया हो, कोई डेटा दिया गया हो, उस डेटा को हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ पर लाई कर रहे हैं, मीडियम के पास लाई कर रहे हैं या मीडियम से दूर लाई कर रहे हैं, कहाँ लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम डेटा कहाँ पर लाई कर रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। सपोज एक कंपनी है, अब डेटा साइंस की तरफ थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सपोज एक कंपनी है, उसने एक गेम डिजाइन किया, एक गेम डिजाइन किया। अब उस गेम को उसने लॉन्च कर दिया, ठीक है, लॉन्च कर दिया, ठीक है। और डेटा कलेक्ट करना शुरू किया कि किस किस एज ग्रुप के लोग हमारे गेम को खेल रहे हैं, हमारे गेम को खेल रहे हैं। और एक एज नाम का कॉलम बनाया, उसमें सबकी एज डालते चले गए, क्या डालते चले गए, एज डालते चले गए, ठीक है। अब आई बात एडवर्टीजमेंट की, कि उस कंपनी को अपने गेम का एडवर्टीजमेंट भी करना है, कि गूगल से बोला कि हमारा एडवर्टीजमेंट करो, ठीक है। तो जब भी आप गूगल में एडवर्टीजमेंट के लिए जाते हैं, तो गूगल पूछता है कि आप किस एज ग्रुप को एडवर्टाइज करना चाहते हैं अपना गेम या जो भी प्रोडक्ट है। तो आप उसे कैसे बताओगे, कैसे बताओगे कि आपको जो है यंगर पीपल्स को ही आपको प्रोडक्ट को ऐड करना है, या फिर ओल्डर ओल्डर पीपल्स जो है वो आपके ऐप को यूज़ करेंगे, तो उन्हीं को जो है रिकमेंड करना है ये ऐप, ठीक है, एडवर्टीजमेंट उन्हीं को दिखाना है। मतलब पहले आप जो कलेक्ट किए हुए डेटा से एनालिसिस करोगे कि आपके गेम को कौन सी एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, उसी एज ग्रुप को आप कहोगे गूगल को कि इसी एज ग्रुप के लोगों को दिखाओ डेट हमारा एडवर्टीजमेंट, और किसी को नहीं दिखाना है। सपोज ऐसा हुआ कि सपोज 1 to 8 ईयर के बच्चे उस गेम को छू भी नहीं रहे, तो उस केस में आप एकदम साफ कहोगे कि इस एज ग्रुप के बच्चों को दिखाना ही नहीं है ना। मैक्सिमम सपोज 8 to 25 ईयर के लोग खेल रहे हैं, तो आप कहोगे कि मैक्सिमम आप इसी को दिखाओ। तो उस केस में हमारा जो डेटा होगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा, ये लाइन ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी, और कहाँ से, 8 से, जो यहाँ पॉइंट होगा 8, ये इस तरीके से आएगा, और 8 पे जाके अचानक से पीक बढ़ेगा, पीक होके फिर घटेगा, और 25 पर आके फिर स्लो घट जाएगा। तो बेसिकली ये बताएगा कि 75%, जैसे ये तो यहाँ पर 50% दिखा रहा है, 75% पीपल आपका जो है गेम को यूज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद दिखाएगा कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 to 8 तक
0 to 8 तक कम यूज कर रहे हैं या बहुत ही कम यूज कर रहे हैं। ओल्डर एज में क्या होगा, सपोज ओल्डर एज वाले भी यूज कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ इस तरीके से आएगा। सपोज हमने बोल दिया कि 8 to 50 ईयर वाले यूज कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके से बढ़ेगा 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 और फिर इस तरीके से प्लॉटिंग होगी। तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, स्क्यूड हो जाएगा, लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड। तो उसमें आप बता पाओगे, ठीक है 0 से 8 वालों को मत दिखाओ, सबसे ज्यादा ऐड दिखाना है किसे, आपको 8 साल से 25 साल वालों को। लेकिन साथ ही साथ आप कुछ ओल्ड एज वालों को भी दिखा सकते हो क्योंकि कुछ ओल्ड एज वालों ने आपके गेम को खेला है, ठीक है, फीडबैक अच्छा दिया है। तो आप इस डेटा से एनालिसिस करके वहां पर दिखाओगे, ठीक। तो जो ये ग्राफ आपका प्लॉट हो रहा है उसी प्लॉट के करस्पॉन्डिंग हमारा बॉक्स प्लॉट प्लॉट हो रहा है। तो जब हमारा जैसा डेटा रहेगा उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा ये बॉक्स प्लॉट प्लॉट होगा। जो ये बॉक्स होगा, ये जो बॉक्स ड्रॉ होगा फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड थर्ड क्वार्टाइल के बीच, यही बताएगा कि आपका जो डेटा है इसी बॉक्स के अंदर मैक्सिमम लाई कर रहा है। बॉक्स के अंदर जो डेटा होता है वही सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और फर्स्ट ये जो सॉरी यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो क्या कहते हैं ये मैक्स और मिन के बाद भी कुछ डेटा होता है बेसिकली। ये जो यहाँ पर जो हमने बताया अभी बॉक्स प्लॉटिंग इस तरीके से, ये मैक्स मिन, ठीक है, ये तो डायरेक्टली हमने एरे से मैक्स पिन आइडेंटिफाई करके प्लॉट कर दिया। बट जो वाकई में प्लॉटिंग होती है वो ये मैक्स पिन नहीं होता है, एरे का मैक्स पिन नहीं होता है, वो फिर कैलकुलेट किया जाता है, मैक्स पिन कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग देखें, मशीन लर्निंग एग्जांपल में देखें, वो कैलकुलेट किया जाता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कैसे, पहले आप निकालोगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब ये क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है Q3 माइनस Q1, मतलब ये वाली रेंज इंटर क्वार्टाइल होगी, Q3 माइनस Q1। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज के बेसिस पे आप मैक्स डिफाइन करोगे, मिन डिफाइन करोगे, ठीक है, मैक्स डिफाइन करोगे, मिन, मैक्स कैसे डिफाइन करो सॉरी मिन कैसे डिफाइन करोगे, क्वार्टाइल वन मतलब दिस वन माइनस 1.5 इंटू IQR मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसी तरीके से मैक्स के केस में यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम बताएंगे कि मैक्सिमम इतना जाना है, ठीक है, मिनिमम इतना जाना है, इसके नीचे गए तो आ, जो डेटा होता है मतलब इसके बाद जो मैक्स और मिन के बाद जो डेटा होता है उसमें मात्र 5% डेटा ही लाई करता है मिनिमम। इन जनरल जो है सिर्फ और सिर्फ 5% डेटा लाई करता है, तो वो यूजलेस होता है, उसका कोई भी यूज नहीं होता है। हम लोग बस यहीं तक डेटा को अगर देखना है तो यहीं तक देखेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी अगर इससे भी मिनिमम कोई वैल्यू आ गई तो उसको हम एज अ आउटलायर डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, आउटलायर डिफाइन करते हैं। जैसे गलती से किसी ने एज में गलती से डाल दिया -125, ठीक है, अब -125 तो एज होती नहीं है। तो उस केस में जब हम मिनिमम को अगर प्लॉट कर देते यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने मिनिमम को प्लॉट किया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता, 1 की जगह -125 आता, जो कि गलत था, नहीं होना चाहिए था। वो क्या होना चाहिए था, वो आउटलायर होना चाहिए था, अनोमली होना चाहिए था। अनोमली मतलब किसी गलती की वजह से वो डेटा आया है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज की मदद से मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन करते हैं। इसके बाहर का मतलब ये जो हमारा मैक्सिमम यहाँ पर विस्कर्स है, इस विस्कर्स के बाहर की जो, इसको विस्कर्स भी बोलते हैं, विस्कर प्लॉट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाहर जितने भी पॉइंट होंगे वो आउटलायर होंगे, एनॉमली होंगे। उसी तरीके से इस पॉइंट के जितने भी लेफ्ट साइड में पॉइंट होंगे वो एनॉमली होंगे, उनको आपको डेटा से रिमूव करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनोमली डिटेक्शन कैसे करते हैं डेटा में, तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल ये भी है कि आप बॉक्स प्लॉट करके एनोमली डिटेक्ट कर सकते हो। और ये बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू अगर होगा तो ये पूछा ही जाएगा। ये मान के चलो कि एनोमली डिटेक्शन का वैसे और भी बहुत सारे वो होते हैं, एल्गोरिदम होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन फिक्स है कि एनोमली डिटेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, सिंपल एक तो तरीका ये है, आप बॉक्स प्लॉट कर लीजिए, जो मिनिमम और मैक्सिमम के बाद के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे, एक सेकंड,
हाँ, मिनिमम और मैक्सिमम के बाद के जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, हमारे एनॉमलीज होंगे। ठीक है। अ, एक और एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। तो जब भी हमारा डेटा लेफ्ट स्क्यूड होगा तो उस केस में हमारा जो फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल के बीच का गैप ज़्यादा होगा। सिमेट्रिक मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा डेटा सेट, तो उस केस में हमारा Q1 Q2 Q3 के बीच में डिफरेंस लगभग बराबर होगा। और अगर राइट स्क्यूड होगा तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से होगा। तो बेसिकली अलग अलग एल्गोरिदम इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी काम करते हैं। सपोज आपका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से था। ठीक है। तो बहुत सारे एल्गोरिदम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट पे अच्छा काम करते हैं। तो हो सकता है आपको इसको ट्रांसफॉर्म करके फिर इसमें लाना पड़े, इस तरीके का फॉर्मेट में लाना पड़े। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन। खैर ये सब सारी चीज़ें हम लोग बाद में बात करेंगे। बट हाँ, लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड है डेटा, ये भी आइडेंटिफाई करना है तो आप बॉक्स प्लॉट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। बॉक्स प्लॉट में इससे ज़्यादा अभी फिलहाल कुछ नहीं है। है कोई कंफ्यूजन कि आगे बढ़ो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्लॉटिंग करके देखते हैं। हाँ, प्लॉटिंग करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ए कॉलम ए को प्लॉट करते हैं। तो हमारा बॉक्स प्लॉट देखो कुछ इस तरीके से आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 के बीच में जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से चलें तो हमारा डेटा किस तरीके से होगा। अगर आपको बताना लेफ्ट स्क्यूड है कि राइट स्क्यूड है, तो इस केस में हमारा क्या है, राइट स्क्यूड है। और डेटा हमारा कुछ इस तरीके से लाई कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि जो क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 के बीच का डेटा हमारा कम होगा, और क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 के बीच का डेटा हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है। डेटा हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इस पे भी आप लोग ध्यान दे सकते हो। जैसे बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है कि इसी एज ग्रुप को दिखाना है, तो आप किसको रिप्रेजेंट करोगे, किसको बताओगे, इस उसको बताओगे। ठीक है। वैसे तो सही तरीका तो यही है कि Q1 से Q3 के बीच का जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, उसी को टारगेट करना होता है हमेशा। ठीक है। तो फिलहाल अगर लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड निकालना है तो इस केस में आप लोग बॉक्स प्लॉट करके आप लोग निकाल सकते हो, और फिर अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो। ठीक। ए को प्लॉट किया हमने, बी को प्लॉट किया, बी को प्लॉट करते हैं, बी को प्लॉट किया हम लोगों ने, सी को प्लॉट करते हैं, डी को प्लॉट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेटा प्लॉट किया है। अब यहाँ पर कोई अनोमली होगी नहीं, इस वजह से नहीं शो कर रहा है। ठीक है। अ, अब सारे के सारे एक साथ प्लॉट करते हैं हम लोग। वैसे अनोमली के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वहाँ पर देखेंगे तो इस लाइन के नीचे भी हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, इस लाइन के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे हमें। ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल कॉलम्स को प्लॉट करके एनालिसिस करनी, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक। तो ये तो हो गया हमारा क्या, बॉक्स प्लॉट हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या, एरिया प्लॉट। एरिया वाइज प्लॉटिंग करनी है तो कैसे करेंगे, जैसे लाइन चार्ट था उसी तरीके से एरिया चार्ट भी है, बस उसमें एरिया वाइज सिलेक्शन होता है, उसमें लाइन वाइज सिलेक्शन होता है, इसमें एरिया वाइज सिलेक्शन होता है। तो प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए df डॉट प्लॉट और फिर एरिया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, एक के बाद एक एरिया आ रहा है। ठीक है। इंडिविजुअल भी आप प्लॉट कर सकते हो, एक प्लॉट में सारे प्लॉट कर सकते हो, बट उसके लिए वही सब प्लॉट इक्वल्स टू हमें ट्रू करना पड़ेगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सिंगल सिंगल प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, सिंगल प्लॉट हुआ। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो प्लॉटिंग की है इसकी रेंज कुछ और है, इसकी रेंज है 3, इसकी रेंज है 8। इस वजह से ऐसा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने चारों के चारों प्लॉट किए, इस वजह से है। ठीक है।
तो यहाँ पर एक ही प्लॉट किया हुआ है। हाँ, इनका जो रेशियो है वो सेम होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो देखो, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट, वही सेम चीज़ यहाँ पर हुआ है। बस एक के बाद एक हम लोगों ने क्या किया, प्लॉटिंग कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैटर प्लॉट, जो पॉइंट प्लॉटिंग होती है। एक एक पॉइंट अगर प्लॉट करना है, जैसे हम लोग एक्स वाई एक्सेस पे प्लॉट करते हैं ना, तो उस तरीके से अगर हमें प्लॉट करना है तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई बताना पड़ेगा। अब तक तो एक्स वाई हम लोग नहीं डिक्लेयर कर रहे थे। एक्स क्या हो जा रहा था, हमारा नंबर ऑफ रोज हो जा रहा था, ठीक है। और वाई क्या हो जा रहा था, उस रो में जो वैल्यू है वो हो जा रही थी। लेकिन जब हम लोग एक्स वाई स्कैटर टाइप से प्लॉट करना चाहते हैं तो हमें एक्स वाई डिफाइन करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, फिर उस केस में वो पॉइंट प्लॉट होगा। तो पहले डेटा क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, और df डॉट प्लॉट स्कैटर, स्कैटर के अंदर हम बताएंगे x क्या है, कॉलम ए है, y क्या है, कॉलम बी। जो हमारा डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम में ये है हमारा x, ये है हमारा y। तो इसके बेसिस पे हमारी प्लॉटिंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे पॉइंट प्लॉट हो गए। यहाँ कॉलम बता भी रहा है, कॉलम ए, कॉलम बी। ठीक। तो बिना अगर एक्स वाई के हम लोग कुछ भी देंगे तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमें दो चीजें बतानी पड़ेंगी, एक्स क्या है और वाई क्या है। आप एक के बाद एक प्लॉटिंग कर सकते हो, ठीक है। खैर इसको अच्छा मैट प्लॉट लिब में देखेंगे। जैसे अगर सपोज हमें इसी प्लॉट पे ए बी और सी डी दोनों प्लॉट करने, तो वो वाला केस हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैट प्लॉट लिब में देखेंगे ये सब सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा है पाई चार्ट। पाई चार्ट, जो आप लोग गोल गोल चार्ट देखते हो, ठीक है, वो उसको बोलते हैं क्या, पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है। जो एक सर्कल के अंदर होता है, ठीक। तो उसको अगर हमें प्लॉट करना है तो डी एफ डॉट प्लॉट डॉट पाई, डी एफ डॉट प्लॉट डॉट पाई। अब ये प्लॉट ट्रू इसलिए दिया है कि आपको मल्टीपल प्लॉट दिख सके, मल्टीपल। जैसा अभी हमने बोला था ना कि अगर एक ही इमेज के अंदर कई सारे प्लॉट आपको देखने हैं, तो उस केस में आपको सब प्लॉट इक्वल्स टू ट्रू करना होता है। तो जितने भी आपके कॉलम होंगे उतने आपके प्लॉट दिखेंगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देख ले रहे हैं। सब प्लॉट टू इक्वल्स टू ट्रू। हम पहले एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। अब डेटा फ्रेम में पहले कुछ वैल्यू देख ले रहे हैं। वैल्यू कुछ इस तरीके से, चार वैल्यू बस लिए, इस बार हमने मल्टीपल वैल्यूज नहीं लिए, सिर्फ फोर वैल्यूज लिए, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम। तो हमारा देखो कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग हुई है, ठीक है। ये सर्किल पूरा हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा तब तक जब तक इन इन सभी का सम वन से ग्रेटर है। वन से ग्रेटर, सपोज यहाँ पर हम कुछ और वैल्यू डाल दे रहे हैं, टू, वन, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू डाल दे रहे हैं। और वन प्लस कुछ और कम करते हैं, तो एक सेकंड, यहाँ पर हम पूरा भी डिफाइन कर देते हैं। 1.5, 1.5, तो सेकंड फिर से एग्जीक्यूट होगा।
तो ये इस तरीके से अब हमारा प्लॉट पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी कट जा रहा है। तो ये प्लॉट तभी पूरा होगा जब एटलीस्ट इसमें जितनी भी वैल्यूज है, अगर चाहे दो ही वैल्यू है तो उनका सम एटलीस्ट 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी ये प्लॉट पूरा आएगा, ठीक है। यहाँ चाहे आप 2 वैल्यू लो, 3 वैल्यू लो, जितनी भी वैल्यू लोगे उस हिसाब से ये प्लॉट होगा। ठीक है, 2 वैल्यू हुई थी, 2 वैल्यू प्लॉट होगा, ठीक। जितनी वैल्यू आप लोगे उतनी वैल्यू प्लॉट होगी, 10 लोगे तो 10 प्लॉट होगी। बट हाँ, उसका सम क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी ये सर्कल पूरा होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा प्लॉटिंग पेंडास में किस तरीके से करी जाती है, ठीक है। अब कुछ और फंक्शन देखते हैं पेंडास के, जैसे हम लोगों ने नमपाई में देखे थे इज, नहीं, एनी, ऑल करके हम लोगों ने फंक्शन देखे थे। उसी तरीके से पेंडास में भी हमारे कुछ फंक्शंस हैं, जैसे एनी, ऑल, आइटम, बुल, ये सब सारे फंक्शन हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक सीरीज है, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। हम इसको इस pd डॉट सीरीज को हम यूज करना चाहते हैं, कैसे कि क्या कोई भी इसमें, इस सीरीज में कोई भी वैल्यू ट्रू है, अगर ट्रू है तो उस केस में आई एम ट्रू प्रिंट करें, हम ये चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट इस सीरीज को हम यहाँ पर पास कर देंगे तो क्या होगा, इस हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक सिंगल वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए सीरीज है एम्बिगियस, मतलब इसमें एम्बिगियस है कि ट्रू है कि फॉल्स है, यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इनमें से अगर एक भी ट्रू है तो उस केस में हमें प्रिंट करना है, तो डॉट लगाएंगे, क्या करेंगे, एनी, ठीक है, डॉट एनी, ठीक है। तो आई एम ट्रू, ऑल करेंगे तो क्या होगा, तो ऑल केस में ये नहीं होगा, ठीक। और ठीक है, तो एक एक करके हम इनका आउटपुट देख लेते हैं, इनका आउटपुट आ क्या रहा है। इसको हम ए में स्टोर कर ले रहे हैं। ए डॉट एम्प्टी पहले कॉल करते हैं, तो एम्प्टी तो हमारा नहीं है, तो इसलिए इसने दिया क्या, फॉल्स दिया। ट्रू एंड फॉल्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बता रहा है। एक बार इसमें हम फॉल्स देते हैं, तो यहाँ पर क्या दे रहा है, फॉल्स फॉल्स दे रहा है। नेक्स्ट है आइटम्स, तो स्केलर वैल्यू में रिटर्न कर रहा है, इसका जो रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अंडरलाइंग डेटा एज अ पाइथन स्केलर। तो मल्टीपल एरे भी तो रिसीव करना चाहिए, इफ द डेटा इज नॉट लेंथ ऑफ माइनस वन वैल्यू और स्केलर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ परसेंटेज केयर। अब इसका हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, यूज जो भी हमारा एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करके दे रहा है आइटम, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ सिंगल एलिमेंट का एरे या लिस्ट या सीरीज पास कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट ही रिटर्न करके देगा। अब इसका यूज क्या हो सकता है, and first element of the underlying data as a Python scalar। क्या, ठीक है, जो भी है फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करके दे रहा है, और इसका क्या यूज है पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, एनी हम लोग देख चुके हैं,
एनी क्या रिटर्न करेगा अगर सारे के सारे एलिमेंट हमारे ट्रू है। सपोज हमारी सीरीज ये है, इस सीरीज में अगर सारे के सारे एलिमेंट सॉरी एक अगर एक भी एलिमेंट ट्रू है तो उस केस में एनी रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर सारे के सारे फॉल्स हैं तो एनी रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, तो अभी हमारे दो एलिमेंट ट्रू है तो इस केस में क्या आएगा, हमें ट्रू मिलेगा। सारे फॉल्स होते तो उस केस में फॉल्स मिलता है। ऑल के केस में क्या होता है, अगर सारे ट्रू हैं तभी ऑल रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अभी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, कुछ फंक्शन जैसे एम्प्टी बुल आइटम्स एनी ऑल्स। ठीक, अब बात करते हैं डेटा फ्रेम में क्वेरी। जैसे आप लोग एसक्यूएल में क्वेरी करते हैं उस तरीके से डेटा फ्रेम में भी क्वेरी कर सकते हैं। बस यहाँ पर सिंटेक्स अलग है, कैसे क्वेरी करना वो अलग तरीका है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो एसक्यूएल के लगभग सारे कमांड हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर चुके हैं। जैसे लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेलेक्ट, सेलेक्ट क्वेरी भी हम लोग कर सकते हैं। सेलेक्ट क्वेरी कैसे हो रही है एसक्यूएल की, जो आप लोग स्लाइसिंग कर रहे हो, ठीक है, स्लाइसिंग कर रहे हो। ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी का मतलब क्या होता है, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक करोगे तो मतलब पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट करना है, तो डीएफ डॉट प्रिंट करोगे तो पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक वेयर कंडीशन लगाना चाहते हो, जैसे एसक्यूएल में लिखते हैं ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक वेयर आईडी इक्वल टू दिस। ठीक है, या कॉलम वैल्यू इक्वल्स टू दिस, कोई पर्टिकुलर कॉलम और उसमें अगर ये वैल्यू है तो वो कॉलम प्रिंट करे या रो प्रिंट करे। ठीक है, तो जो वेयर वाली क्वेरी है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और बाकी सारी क्वेरी लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे सेलेक्ट वाला भी पढ़ चुके हैं, स्लाइसिंग वाला भी पढ़ चुके हैं। ग्रुप बाई जो हमारा एसक्यूएल में होता है, ग्रुप बाई हम लोग यहाँ पर भी करके देख चुके हैं। ठीक है, तो काफी सारी क्वेरी है जो एसक्यूएल की थी वो हम लोग यहाँ पर करके देख चुके हैं। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है वेयर कंडीशन। अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे हमें रो रिट्रीवल करना है तो उस केस में कैसे करेंगे। ठीक है, और वो हम करेंगे क्वेरी की मदद से, डीएफ डॉट क्वेरी की मदद से। वैसे दो तरीके दिए गए, एक है डीएफ डॉट क्वेरी, एक डायरेक्ट डेटा फ्रेम पे आप डायरेक्ट डेटा फ्रेम के अंदर क्वेरी लिख सकते हो। तो जो नया तरीका है वो ये है, पुराना तरीका कुछ इस तरीके से था। नए तरीके में आप क्वेरी लिखते हो फिर उसके अंदर क्वेरी लिखोगे। ठीक है, पुराने में क्या होता था, पहले डीएफ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्वेरी लिखते थे। ठीक है, तो कुछ क्वेरी लिख के देखते हैं हम लोग। जैसे हमारा ये डेटा फ्रेम है, ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डीएफ डॉट क्वेरी। क्वेरी क्या कर रहे हैं, कॉलम ए में जहां जहां वैल्यू ज्यादा है कॉलम बी से, सिर्फ और सिर्फ वही रो प्रिंट करना चाहते हैं। तो डीएफ डॉट क्वेरी ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से है। डीएफ, यहाँ कॉलम नेम सी स्पेस सी है, ये याद रखना, सी स्पेस सी। ठीक, क्वेरी हमारी क्या थी, ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी किस में है हमारा, सिर्फ और सिर्फ इसमें है हमारा, है ना। तो ये वाली रो हमारी प्रिंट हुई है, फोर्थ रो। तो फोर्थ, 5, 2 और 6। ठीक है, एक बार लेस करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेस में हमें 3 रोज मिली है। ठीक है, इसमें लेस था, यहाँ पर भी बी ग्रेटर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर। ठीक, अब इसी क्वेरी को आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, डीएफ, डीएफ डॉट ए मतलब फर्स्ट कॉलम, और डीएफ डॉट बी और सेकंड कॉलम। जहाँ जहाँ डीएफ ए ग्रेटर है डीएफ बी से, वो सारे कॉलम हमें प्रिंट करने हैं। तो हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
ठीक है, 4, 5, 2 और 6, ये 3 वैल्यू हमें मिली ए, बी और सी में। ठीक, नेक्स्ट है, अगर सपोज आपके कॉलम में स्पेस है, कॉलम के नेम के बीच में स्पेस है, तो उस केस में आप डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से क्वेरी नहीं लिख सकते। तो उस केस में आपको बैक टिक एक सिंबल है, उसको आपको कहीं से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, टाइप नहीं कर सकते। तो बैक टिक नाम का एक सिंबल है, इसको यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी कॉलम नेम के बीच में स्पेस है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बैक टिक। ठीक है, बैक टिक यूज़ करेंगे और उसको फिर उस कॉलम नेम को उन दोनों के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेरी लिख रहे हैं क्या, जहाँ जहाँ बी सी स्पेस सी के बराबर है वो वाली सारी रो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या मिला, यहाँ पर एक रो मिली जिसमें 10 10 दोनों बराबर थे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो पुराना कन्वेंशन था उस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी एफ डॉट बी और डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट में हम यहाँ पर कॉलम नेम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बैक टिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में डायरेक्टली देके यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं query। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये डेटा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब एक काम, अभी आप लोग असाइनमेंट एक करोगे। ठीक है, असाइनमेंट ये है, असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है, असाइनमेंट आप लोग आराम से करोगे। तो 4-5 क्वेश्चन हम देंगे पेंडास पे, और उन क्वेश्चन को करके गिटहब पे अपलोड करके आप लोग कमेंट में डालना है। ठीक है, फिलहाल अभी एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है आप लोगों को। डेटा फ्रेम में आप लोगों को एम्प्लॉय नेम, 10 एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट करना है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय आईडी, ये 3 चीज़ें क्रिएट करनी है 10 एम्प्लॉय के डेटा के साथ। ठीक है, कुछ भी आप लोग अपने से डेटा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब उसमें क्वेरी परफॉर्म करनी है कि मैक्स सैलरी किसकी है। ठीक है, 3 चीज़ रहेगी, आईडी, नेम और सैलरी। मैक्स सैलरी किसकी है, मिनिमम सैलरी किसकी है, और एवरेज सैलरी हर एक एम्प्लॉय की क्या है। ये चीज़ हम लोगों को डिस्प्ले करनी है। और एक क्वेरी और, कितने लोगों की सैलरी 5000 से ग्रेटर है, 5000 से ग्रेटर है, ये ये चीज़ें करनी है। ठीक है, तो सब लोग अपने लैपटॉप में अभी एक छोटा सा डेटा फ्रेम बनाएंगे 10 रोज का, और डेटा फ्रेम पे ये 4 क्वेरी रन कराएंगे। ठीक है, तो स्क्रीन डिस्प्ले अगर कर सकते हैं तो करिए सब लोग। डेटा फ्रेम में हमारा कंप्लीट हो गया, आज हमारा पेंडास कंप्लीट हो गया। अब पेंडास में और कुछ नहीं बचा हुआ है, सारी चीज़ें लगभग बता दी गई हैं, मैक्सिमम चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेन लाइब्रेरी बची हुई है सीखने के लिए, मैटप्लॉट बची हुई है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर अब एक्चुअल में मशीन लर्निंग शुरू होगा डायमेंशन रिडक्शन के साथ। क्या शुरू होगा, डायमेंशन रिडक्शन शुरू होगा। डायमेंशन रिडक्शन के बाद कौन कौन से एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग में, उनको हम लोग देखेंगे, साइकिट लर्न के साथ एक एक इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब मान के चल रहे हैं हम 1 से 1.5 महीने में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, 1 से 1.5 महीने में हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक, तो सब लोग अपना वो करें, कोड करें।